Assalamu alaikum. Welcome to the Paradise of Knowledge. Today we will be discussing the critical appreciation of the poem Good Morrow, which is written by John Donne. आज के हम इस वीडियो लेक्चर में हम critical appreciation देखेंगे इस poem की. First we will discuss about the poet, about the poem, then summary of the poem, critical analysis, major themes and conclusion. Now we are going to discuss about the poet John Donne, and he was born on 22nd January 1572 in London, and he died on 31st March 1631. He was an English poet. He worked as a scholar, soldier. He worked as a dean of St. Paul's Cathedral. He was a priest, clergyman, and he was the most influential metaphysical poet. और इसका लाइफ स्पेन जो है वो 59 years का है, and he belongs to a Roman Catholic family. Roman Catholic family यानी इसका जो religion था वो कैथोलिक था, और इसके फादर जो थे उनका नेम था जॉन डन, और इनके फादर जो है इनकी पैदाइश के 4 साल बाद उनकी डेथ हुई थी 1576 में. और ये इनके फादर जो थे वो एक आयरन मॉन्गर थे, आयरन डीलर थे, और इनकी मदर जो थी वो एलिज़ाबेथ हेवुड थी, और इनकी वफ़ात से 2 मंथ पहले जो है इनकी मदर की डेथ हुई थी जनवरी 1631 में. और इनकी वाइफ जो है उनका नेम है एन मोरे, और इनके बारे में उन्होंने बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं. गुड मोरो इज़ एन ओबेट, एक मॉर्निंग लव पोइम है जिसको जॉन डन ने 1590s में लिखा था, और इसकी पब्लिकेशन जो है वो 1633 में यानी जॉन डन की डेथ के बाद हुई. और ये जॉन डन की कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट से पोइम ली गई है. अगर इसके टाइटल की बात करें तो टाइटल इसका है द गुड मोरो, जो कि एक ओल्ड वे ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग है. जिस टाइम में ये पोइम लिखी गई थी उस टाइम में गुड मॉर्निंग की जगह गुड मोरो कहा जाता था, जिस तरह से आज हम गुड मॉर्निंग के वर्ड्स यूज करते हैं. ठीक है, और ये जो पोइम है वो एज ऑफ डिस्कवरी में लिखी गई, और जब इस पोइम को हम रीड करेंगे तो हम देखेंगे कि पोइट जो है वो किस तरह से अपने ट्रू लव को डिस्कवर करता है. अगर पोइम की फॉर्म की बात करें तो ये पोइम जो है उसमें 3 स्टैंजाज हैं, और हर स्टैंजा के अंदर 7 लाइन्स हैं, जो कि वेरी अनयूजुअल नंबर ऑफ लाइन्स हैं. मोस्टली जो है वो इवन नंबर ऑफ लाइन्स होती हैं पोइम्स के अंदर, लेकिन इस पोइम के अंदर जो है वो ऑड नंबर ऑफ लाइन्स हैं. राइम स्कीम की अगर बात करें तो राइम स्कीम जो इसमें यूज की गई है वो है A B C, यानी जो फर्स्ट कट्रन है वो उसमें शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर यूज किया गया है, और सेकंड जो है वो एक टर्सेट है, यानी 3 लाइन्स जो हैं वो सेम राइम्स कर रही हैं. जो फर्स्ट 4 लाइन्स हैं उसमें फर्स्ट वर्स जो है वो थर्ड वाली वर्स से राइम कर रही है, और जो सेकंड वर्स है वो फोर्थ वाली वर्स से राइम कर रही है. इसी तरह से हम अगर मीटर की बात करें तो इसमें एक इरेगुलर मीटर यूज किया गया है, यानी फर्स्ट जो 6 लाइन्स है उसमें आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया गया है, और जो सेकंड जो लास्ट वाली 7th लाइन है हर स्टैंजा के अंदर हेक्सामीटर यूज किया गया है, यानी उसमें 12 सिलेबल्स हैं 7th लाइन में, और जो फर्स्ट 6 लाइन्स हैं हर स्टैंजा की उसमें 10 सिलेबल्स जो है हर लाइन के अंदर यूज किए गए हैं. जॉनरा ऑफ दिस पोएम इज लिरिक पोइट्री, एक लिरिक और सब्जेक्टिव पोइट्री है, यानी इस पोइट्री के अंदर इस पोएम के अंदर जो है म्यूजिकलिटी यूज की गई है. इफ यू टॉक अबाउट द टोन ऑफ द पोएम तो ये एक इंटीमेट टोन यूज की गई है, यानी पोइट जो है वो अपनी बिलावेड को, अपने लव को वेलकम करता है, सेलिब्रेट करते हैं अपने लव को. ठीक है, और इसमें इंट्रोगेटिव या इंट्रोस्पेक्टिव टोन यूज़ की गई है, इंट्रोगेशन यूज़ की है. पोइट जो है वो क्वेश्चन करता है दैट व्हाट ही एंड हिज बिलवेड वर डूइंग बिफोर दे फेल इन लव विद ईच अदर. एक फिलोसफिकल टोन यूज़ की गई है, यानी पोइट जो है वो कहता है कि जब 2 एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वली मिक्सड होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, हारमोनियस होते हैं, तो वो कभी ख़त्म नहीं होते, वो इमॉर्टल होते हैं. जिस तरह से इनका लव जो है वो इमॉर्टल है, इक्वली मिक्स्ड है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोइम. इस पोइम में पोइट अपनी कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ लव को एक्सप्लेन करता है. फर्स्ट वो अपने वर्ल्डली लव की एक्सपीरियंस को शेयर करता है, जो कि एक वर्ल्डली प्लायर्स पे बेस करता है, सेक्स पे, फिजिकल लव पे, इंटरटेनमेंट पे बेस करता है, जो कि एक डार्क नाइट की तरह क्लियर नहीं होता, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, डान होती है, तो वो अपनी ट्रू लव या अपनी स्पिरिचुअल लव को पहचानता है. ठीक है, उसके बाद वो ट्रू लव, जो उसका ट्रू लव है या रियल लव है, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक कॉन्फिडेंस जो है वो उन बिलवेड्स के दरम्यान में पैदा करता है. ठीक है, उनका जो प्योर लव है वो एक कंप्लीट वर्ड जो है वो उन दोनों लवर्स को प्रोवाइड करता है. ठीक है, उनकी जो वर्ड ऑफ लव है इज़ मच बेटर
better than the word of physical love. Summary of the poem: the speaker, the poet, speaks to his beloved. He says that their life before falling in love was a state of unconsciousness. यानी पोइट जो है वो अपनी beloved, अपनी वाइफ एंड मोरल से कहता है कि जो उस अपनी वाइफ से लव करने से पहले जो उसकी जो लाइफ थी वो एक अनकॉन्शियस लाइफ थी, इन्फेंसी थी, वो एक उसके लिए एक ड्रीम था, या फिर वो कहता है कि सेवन स्लीपर्स की तरह गार के अंदर सोए रहे हैं इतना अपनी यानी एक दूसरे से मोहब्बत करने से पहले. The poet is sure that his natural love for beauty before falling in love with his lady love was just a dream of her. यानी जो उस अपनी बीवी, अपनी वाइफ से लव करने से पहले जो उसने दूसरी औरतों, ब्यूटीफुल वुमेन से जो लव किया था, फिजिकल लव किया था, वो कहते हैं वो उसके लिए एक ख्वाब था. और पोइट जो है वो अब इस जो अपनी बिलवड के साथ जो लव है उसके एक्सपीरियंस को वेलकम करता है. एंड ही सेज दैट लव इज सफिशिएंट फॉर अस. ठीक है, जो इन दोनों लवर्स का जो लव है वो मिलके एक उनके लिए एक कंप्लीट दुनिया बनाता है. वो एक दूसरे के आइज़ में देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, अपने इमेजेस को देखते हैं. और ये जो वर्ड है वो कहते हैं जो हमारी लव वर्ड है वो फ्री फ्रॉम द ट्रबल्स एंड सफरिंग्स ऑफ द मटेरियल वर्ड. ठीक है, उनकी जो अपनी वर्ड है, लव वर्ड है, वो मटेरियल वर्ड से कहीं ज़्यादा बेहतर वर्ड है. ठीक है, और वो कहता है कि जो डिस्कवरर्स हैं उनको अपनी नई दुनिया जो है वो न्यू वर्ड्स जो है वो डिस्कवर करने दो. हमारी जो दुनिया है हमने वो अपनी यानी लव वर्ड जो हमने डिस्कवर कर ली है. ठीक है, और उसका कहना है कि जो दो जो लवर्स जो हैं वो अगर वो इक्वली लव करते हैं, उनका लव जो होता है वो बैलेंस्ड होता है, स्टेबल होता है, हारमोनियस होता है, तो वो उनका लव जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता. ठीक है, वो इमॉर्टल लव होता है. ठीक है, जब दो चीज़ें जो हैं वो अगर मिलती हैं, उनकी क्वांटिटी जो है वो इक्वल नहीं होती, इम्बैलेंस्ड होती है, हारमोनियस नहीं होती, तो वो क्या होती हैं, उनका डेथ होता है, डिके होता है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं. जबकि इनका जो लव है वो इमॉर्टल है. ठीक है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता. ठीक है, क्योंकि वो इक्वली जो है वो इक्वल क्वांटिटी में दोनों जो है वो एक दूसरे से लव करते हैं. ये दो स्लाइड्स हैं जो आप लोग खुद इसको देख लीजिएगा. ठीक है, द डॉन ऑफ द ट्रू लव और टू हेमिस्फीयर, ये दो स्लाइड्स हैं, इनको आप लोग खुद देख लेंगे. और मैंने अलग से वीडियो बनाई है द गुड मोरो पोइम की एक्सप्लेनेशन की है लाइन बाय लाइन, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा. ठीक है, मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए ये बनाती हूँ और आप लोग जो है वो इसको देख लेते हैं लेकिन इसको अप्रिशिएट नहीं करते. ठीक है ना, तो ये एक शिकवा है मुझे आप लोगों से. पोइट ने जो है वो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की हैं इस पोइम द गुड मोरो में. फर्स्ट जो है वो है एल्यूजन. एल्यूजन कहते हैं रेफरेंस टू अ लिटरेरी, हिस्टोरिकल, सोशल इवेंट्स, इंसिडेंट और फिगर टू शो इट्स इम्पोर्टेंस. जिस तरह से सेवन स्लीपर डिन्स का एक हिस्टोरिकल रेफरेंस यूज़ किया है इस पोइट्री के अंदर, फर्स्ट स्टैंजा में यूज़ किया है. देन थर्ड स्टैंजा में हेमिस्फीयर का एक रेफरेंस यूज़ किया है. ठीक है, एजोनेंस क्या है? एजोनेंस इज़ द रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड्स इन द सेम वर्स, यानी एक ही वर्स के अंदर जो है सेम वाउल साउंड यूज़ की गई हों, उसको हम एजोनेंस कहते हैं. एग्जाम्पल इसकी हम देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन देखें, आई वॉन्डर बाय माई ट्रूथ व्हाट दाउ एंड आई. ठीक है, इसमें वॉन्डर में ओ साउंड यूज़ हुई है, ट्रूथ में ओ साउंड यूज़ हुई है, दाउ में ओ साउंड यूज़ हुई है, यानी रिपीट हो रही है. एक ही वाउल साउंड जो है वो एक वर्स के अंदर रिपीट हो रही है, इसको हम एजोनेंस कहते हैं. ठीक है, इसी तरह से एलिट्रेशन क्या है? रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन अ वर्स, यानी एक वर्स के अंदर जो है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं. इसकी एग्जांपल जो है वो फर्स्ट स्टैंजा की सेकंड लाइन में देखते हैं हम, वी वर नॉट वीन टिल देन. ठीक है, वर में जो फर्स्ट साउंड है डब्ल्यू की, ठीक है, फिर वी में डब्ल्यू की साउंड यूज़ हो रही है, फिर वींड में डब्ल्यू की साउंड यूज़ हो रही है, यानी रिपीट हो रही है डब्ल्यू साउंड एक वर्स के अंदर. इसको हम क्या कहते हैं, यानी कॉन्सोनेंट साउंड. डब्ल्यू क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है. ठीक है, जब कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो एक वर्स के अंदर रिपीट हो रही है, उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं. ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट स्टैंजा की लाइन 4 में भी जो है वो एस साउंड जो है वो रिपीट हो रही है. एस क्या है? एक कॉन्सोनेंट साउंड है. ठीक है, जिस तरह से हम देखते हैं और स्नॉर्टेड वी इन द सेवन स्लीपर्स डेन. ठीक है, एस स्नॉर्टेड में एस साउंड यूज़ हो रही है, सेवन में एस साउंड यूज़ हो रही है, स्लीपर्स में भी एस साउंड जो है वो रिपीट हो रही है. तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो जब कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होती हैं एक वर्ड्स के अंदर, उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं. पोइट जो है वो मेटाफिजिकल कंसीट यूज़ करता है. मेटाफिजिकल कंसीट जो है वो एक्सटेंडेड मेटाफर होता है या अनयूजुअल, अनकॉमन
कंपैरिजन होता है चीज़ों के दरमियान में, जिस तरह से पोइट अपने आप को, अपनी लवर को कहता है कि 2 पर्सन जो हैं, हम दोनों पर्सन जो हैं वो एक बेटर हेमिस्फीयर्स हैं, जबकि हेमिस्फीयर्स तो अर्थ के होते हैं। वो अपने आप को बेटर हेमिस्फीयर कंसीडर करता है। फिर वो कहता है कि यूनियन जो है, उनके लव का जो यूनियन है, ये दोनों मिलके जो है वो एक ग्लोब, एक दुनिया बनाते हैं, ठीक है। फिर उसने हाइपरबली यूज़ किया है। हाइपरबली का मीनिंग होता है टू एग्जैजरेट द थिंग्स, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताना, ठीक है। पोएट जो है इसमें इमेजरी यूज़ करता है। इमेजरी क्या होती है? परसीव द थिंग्स बाय यूजिंग 5 सेंसेस, यानी हम 5 सेंसेस यूज़ करते हुए चीज़ों को परसीव करते हैं। इसको वी आर गोइंग टू सी द क्रिटिकल रिमार्क्स। दिस पोइम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। डन बिगिंस द पोइम विद अ क्वेश्चन, व्हाट दाउ एंड आई डिड वी लव्ड, ठीक है। और ये एक रेटोरिक यानी एक रेटोरिक यूज़ किया गया है, जिससे जो पोइट है वो रीडर्स की अटेंशंस को कैप्चर करने की कोशिश करता है। पोइट जो है वो कंपेयर करता है अपनी फर्स्ट स्टेज ऑफ लव को विद द मेच्योर टाइप ऑफ लव को। ही प्रोसीड्स फ्रॉम द नाइट सीन एंड स्लीपी एक्सपीरियंस से प्योर मॉर्निंग यानी प्योर लव जो है वो वेलकम करता है, ठीक है। वो डिस्कवर करता है, एक वर्ड डिस्कवर करता है अपने लिटिल रूम के अंदर। This discovery of true love is as welcome as the greeting of the new day. Then वो contrast करता है between the two words, the word of the lovers and the geographical words, ठीक है। There is no sharp north, there is no declining west in the words of the lovers, ठीक है। उनका जो word of love है वो free from the troubles and sufferings है, ठीक है। It is a mutual love, equal in quantity and quality and spirited, balanced है, harmonized है। इनका love जो है वो बैलेंस्ड है, हार्मोनाइज्ड है, ठीक है। इसलिए इसको कभी डेथ और डिके नहीं होगा, यानी इनका लव जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। देयर आर सम मेजर थीम्स ऑफ दिस पोइम। द गुड मोरो, फर्स्ट थीम इज़ लाइफ विदाउट लव, सेकेंड इज़ लाइफ फुल ऑफ लव, थर्ड इज़ लॉयल्टी इन लव, fourth is celebration of love, and fifth is microcosm and macrocosm. Include this poem. The construction between body and soul developed in the good morrow grants immortality to that the poet and his beloved. Demise can only finish their physical intimacy, but their connected souls will counter and overcome the effects of death, making it everlasting. यानी जो डेथ है वो उनकी फिजिकल इंटीमेसी को तो ख़त्म कर सकती हैं, ठीक है, उनके फिजिकल लव को तो ख़त्म कर सकती है, लेकिन जो उनकी सोल्स हैं, उनकी सोल्स जो कनेक्टेड हैं, ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। उनकी सोल्स जो हैं, उनका जो लव होगा, उनका जो स्पिरिचुअल लव है, ठीक है, जो उनका रियल लव है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। डेथ उसको कभी ख़त्म नहीं कर सकती। जो उनका लव है वो एवरलास्टिंग है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो इमॉर्टल है।